तो बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप मार्केट जाते हैं तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ परचेज करना होता है तो आप किस चीज़ में परचेजिंग करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, उसी तरीके से डेटा टाइप्स के अंदर में अगर हमको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, या छोटा एप्लीकेशन हो या बड़ा एप्लीकेशन हो, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, बिकॉज कि जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर में, चल पहले मैंने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जब आपको बताया था सी के अंदर में, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द डेटा। दैट मीन्स कि व्हाट आर द टाइप ऑफ द डेटा एंड व्हाट आर देयर यूज्ड। ओके, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा भी है, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम। दैट मीन्स कि प्रोग्राम बनाने के पहले आपको क्या करना होता है, डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना होता है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके अंदर में डेटा टाइप्स हम पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है डेटा टाइप्स का, वहीं पे हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जहां पे आपको डेटा चाहिए होगा वहीं पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेकिन सी एक ऐसा प्रिविलेज प्रोवाइड हमें नहीं करता है। सी के अंदर में आपको जो भी डेटा चाहिए होता है वो सारा आपको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी वॉइड मेन के बाद जैसे ही हम करली ब्रेसेस देते हैं, उस करली ब्रेसेस के बाद सारा आपको डेटा वहां पे डिफाइन करना होता है। ओके, ठीक है, तो ये है आपका डेटा टाइप। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में एक डेटा टाइप का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेटा टाइप ही एक ऐसा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इट इज द बैकबोन ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, और जब तक हम किसी चीज को, किसी डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर में स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, तो बाकी हम कोई भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब भी, सर रिक्वेस्ट आ रहा है क्या हेलो, ओके ज्वाइनिंग का? ओके, एक मिनट, थैंक यू, बता दिया आप लोगों ने। नो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो नहीं है किसी का। ओके, कोई रिक्वेस्ट आता है तो काइंडली आप एक बार आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि डेटा टाइप्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स का काम ये है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए हम लोग वहां पे डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली डेटा टाइप्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो बेसिकली डेटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज। ओके, प्रिमिटिव, डेराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। ओके, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, पहले सिंपल एकदम लैंग्वेज में समझते हैं इसको। प्रिमिटिव का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखना है, या ठीक है, तो इंग्लिश जब आपको सीखना होता है, हेलो, हाँ जी, नहीं आप एक बार क्लास रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हैं क्या? ओके ओके, आप एक बार सेंड कीजिए, मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे प्रिमिटिव और डेराइव। ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि प्रिमिटिव के अंदर में वो सारी चीजें हम वहां पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश लिखना है, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एक कैरेक्टर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कि कौन कौन से उसमें अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले ABCDEF ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर ABCDEF आप सीखेंगे तो उसके बाद ही तो आप किसी वर्ड्स को बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब ये है कि जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है, ये सारे जो डेटा हैं आपको क्या बोलेंगे, इंटीजर, इनको बोलेंगे। किस टाइप का डेटा टाइप हो गया ये हो गया आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लियर है? अब सपोज कीजिए कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है, इन सब को मिला करके अगर हम कोई दूसरे तरीके का डेटा टाइप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लाइड्स में भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, डेटा टाइप्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव, डेराइव्ड, यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव के अंदर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड बाइट। ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टर।
ओके। तो कैरेक्टर जो होता है उसके अंदर में हम लोग ये काम कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई अल्फाबेट है, ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर सिर्फ कैर लिखने से ही कैरेक्टर हो जाएगा, नहीं। कैरेक्टर के लिए बेसिकली क्या होता है इसके अंदर में कि आपको कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई स्पेशल सिंबल लिख रहे हैं, कोई एक क्या, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिमिटिव, डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड। तो प्रिमिटिव के अंदर में जो भी हमारे डेटा टाइप हैं, जैसे कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल्स है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर में। इसके अलावा डेराइव्ड, डेराइव्ड के अंदर में एरे, ठीक है। एरे का मतलब क्या हो गया कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। दैट मीन्स कि एरे जो हो सकता है वो किसका कलेक्शन हो सकता है, कैरेक्टर का भी कलेक्शन हो सकता है, इंटीजर का भी हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है और डबल का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एरे क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ओके। नेक्स्ट है आपका पॉइंटर। पॉइंटर भी आपका डेराइव डेटा टाइप के अंदर में आता है। पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, ठीक है। अभी आप उतना, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो उसको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो बेसिकली समझ में आएगा, ठीक है। ओके। इसके अलावा है आपका फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड के अंदर में एनम, स्ट्रक्चर और यूनियन, ये बेसिकली चीजें हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे प्रिमिटिव के अंदर में, ओके। प्रिमिटिव में कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, इन सारी चीजों पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग के पहले इसका एक हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स भी देख सकते हैं साथ में, ठीक है। डेटा टाइप्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो साइंड कैरेक्टर है, जैसे हमने बोला है कैरेक्टर, तो हर एक चीज में यहाँ पे साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। साइंड और अनसाइंड का मतलब ये चीज समझ लीजिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइंड का रेंज, देख रहे होंगे यहाँ पे रेंज जो दिया हुआ है, इसके अंदर में ये चीज है कि जो साइंड है उसके अंदर में निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन दोनों चीजें हैं, है ना। और जो अनसाइंड है उसके अंदर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, ये चीज दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे साइंड में देख रहे हैं -128 से लेकर के +127, ओके। और अनसाइंड जैसे ही हम बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 to 255, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सारे में देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में साइंड का रेंज जो होगा, इट इंक्लूड्स द निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ठीक है। बट इन केस ऑफ द अनसाइंड इट इंक्लूड्स ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है वो कौन सा होता है, 0 होता है, ओके। गुड। अब हम लोग इस पे आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स के अंदर में, ठीक है ना। प्रैक्टिकल्स में क्या चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो चीजें यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं। किसी का रिक्वेस्ट अगर आता है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा डेटा टाइप्स में देखते हैं क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। इंक्लूड stdio.h, आपको कल मैंने बताया था कि ये क्या है, डायरेक्टिव है, ओके। हैश इंक्लूड यहाँ पे conio.h, ये भी है। void main, ओके। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं इंट, ओके। इंट a इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया 128, गुड। इसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं फ्लोट, फ्लोट b इक्वल टू 76.34678, एक लिख लिया फ्लोट वैल्यू। यहाँ पे ये चीज देखिए कि जो इंटीजर वैल्यू होगा उसके अंदर में हम निगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को भी सर स्टोर कर सकते हैं। यस, एक बार देखिए तो आ रहा है क्या सर हम लोग। ओके, एक मिनट। नहीं, किसी का नहीं आया अभी तो। इंटीजर के अंदर में हमेशा ध्यान रखना है आपको कौन सी वैल्यू आएगी, जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्लूडिंग 0, ओके। फ्लोट के लिए का मतलब क्या है कि फ्लोट के अंदर में अगर रियल लाइफ में हमें कोई भी काम करना होता है
तो सारी चीजें हम इंटीजर से पे परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट है, इंश्योरेंस सेक्टर है, या और कोई भी वैसा फाइनेंशियल सेक्टर है जहां पे हमेशा क्या होता है कि डेसिमल के बाद भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेसिमल के बाद जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जो किया जाता है वो किया जाता है आपका साइंटिफिक पर्पस के लिए, दैट मीन्स फॉर द साइंटिफिक यूज। ओके, जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी रॉकेट इस तरीके से जब स्पेस में हम उसको लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, उसका पूरा का जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है वो डेसिमल के बाद 16 वैल्यूज तक उसका काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा हो कि फ्लोट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर आवर डेली लाइफ बट ऑल्सो फॉर द बिजनेस पर्पस एंड द साइंटिफिक पर्पस। ओके, तो यहाँ पे जो हम इंटीजर है जनरली हम लोग याद करते हैं कि इंटीजर का होता है 2 बाइट, फ्लोट होता है 4 बाइट। ओके, तो इसको हम लोग खुद से भी आप बता सकते हैं। बेसिकली देखिए 2 बाइट और 4 बाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है। चेंज कैसे होगा, आपको पता है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 64 बिट होता है, ठीक है, 128 बिट भी होता है। तो जैसे जैसे आपका बिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेंज क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। इंटीजर अगर 2 बाइट ले रहा है तो जैसे ही उसका बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट चेंज होगा, वो आपका 32 बिट में अगर 2 बाइट ले रहा है तो 64 बिट में कितना बाइट लेगा, वो 4 बाइट लेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि इंटीजर हमारे जो मैं जो जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ वो कितना बाइट ले रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू %d। %d मैंने बताया था किसके लिए लिखते हैं, इंटीजर के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे %d इंटीजर का हमको क्या निकालना है, कितना बाइट मेमोरी लेता है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, ऑपरेटर बोल सकते, साइज ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं इसको। साइज ऑफ लिख देंगे और जो वेरिएबल है जो इंटीजर है उसका नाम क्या है, ए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। ओके, अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना मेमोरी ले रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। के बाद यहाँ से यहाँ पे देख रहे होंगे आप, वार्निंग आ रहा है। वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल तो डिफाइन किया है लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर कोई भी परफॉर्मेंस हमने नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि a+b या b+a डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, इसीलिए वहां पे वार्निंग दे रहा है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही वार्निंग दे रहा है तो वार्निंग से आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका प्रोग्राम स्मूथली रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर कितना आ रहा है, 2। 2 का मतलब हो गया कि इंटीजर जो है वो कितना बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, फ्लोट का भी निकाल सकते हैं। यहां से कॉपी करके यहां से मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक स्लैशन लगा देते हैं जो कल मैंने बताया था आपको, न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे यूज कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दोनों के बीच में स्पेस आएगा। ओके, कंपाइल किया, फिर वार्निंग दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ए और बी को यूज नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमें किसका निकालना है, अब इंटीजर का तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है किसका, फ्लोट का। तो फ्लोट का जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, बी नाम है उसका, ठीक है। यहाँ से कंपाइल करते हैं, ओके, यहाँ पे रन कराते हैं तो देखिए साइज ऑफ इंटीजर 2 लिखा रहा है और साइज ऑफ इंटीजर 4। तो इंटीजर की जगह पे एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए था, नीचे फ्लोट लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है। अब इस तरीके से आपने देखा कि हम अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं भी है कि हाँ कितना बाइट ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर वी कैन ऑल्सो ऑक्युपाई द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइट या व्हाट आर द मेमोरी एलोकेशन ऑफ द इंटीजर और फ्लोट। ओके, अब एक कैरेक्टर का भी देख लेते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए कैर, कैर कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ लिख दिया, मान लीजिए कि सी या सी एच लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जनरली हम लोग ये मानते हैं कि कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे A B C D इसको हम मानते हैं कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम 1 को भी अगर सिंगल कोट में लिख रहे हैं, 1 को हमने लिख दिया सिंगल कोट में, तो दैट मीन्स कि 1 विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। आप ये नहीं मान सकते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं। वो अगर आप इंडिपेंडेंटली लिखेंगे
ठीक है। अगर सिंगल कोट के अंदर में लिखेंगे तो वो भी क्या ट्रीट होगा, कैरेक्टर ही ट्रीट होगा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग एक बार प्रिंट करा के भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज देखते हैं, कैरेक्टर की साइज क्या है, ठीक है। यहाँ से लेकर के इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका वेरिएबल का नाम क्या है, सी एच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी एच, ओके। अब इसको एक बार रन करा लेते हैं। यहाँ पे फिर एक बार न्यू लाइन दे देते हैं, /n/n, ओके। कंपाइल कर लिया, यहाँ पे रन करा दिया, दिख रहा है ना। तो साइज ऑफ इंटीजर 2, साइज ऑफ फ्लोट 4 और साइज ऑफ कैरेक्टर कितना होगा 1। यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, तो इंटीजर मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो साइज ऑफ इंटीजर कितना आ गया 2, साइज ऑफ फ्लोट कितना आ गया 4 और साइज ऑफ कैरेक्टर कितना हो गया 1। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि सारी चीजें हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम रट के यहाँ पे रखना है कि ये चीज याद है तो लिखेंगे और नहीं याद है तो नहीं लिखेंगे, नहीं। इसको आप प्रोग्रामेटिकली भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के अंदर में हमने वैल्यू भी डाल दी और उस वैल्यू को कैसे हम उसकी मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हैं, ओके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमें देखना है, अगर हमें कोई फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है, जैसे फ्लोट हमारा वैल्यू क्या है बी, तो यहाँ पे जो भी अगर फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करानी होती है, तो अगर इंटीजर के लिए हम क्या लिखते हैं %d और फ्लोट के लिए क्या लिखेंगे %f। तो यहाँ पे देखिए फिर लिखते हैं प्रिंट f द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका b, इक्वल टू क्या लिखेंगे %f, कॉमा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे b, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आप देखेंगे कि वैल्यू प्रिंट कैसे हो रहा है, ठीक है। /n/n सी, कंपाइल कर दिया, ओके, यहाँ पे रन कर दिया, देख रहे हैं सेम टू सेम वैल्यू आ गई ना। तो ये किससे किससे चलते आई %f, तो यानी इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं %d और फ्लोट के लिए क्या लिखते हैं %f, ओके। अब यहाँ पे देखिए फ्लोट के बारे में थोड़ा सा और चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ पे फ्लोट का जो वैल्यू है वो है 776.34678, ओके। जनरली आप लोग देखते हैं कि जो बैंक के अंदर में जो स्टेटमेंट निकलता है वो डेसिमल के बाद कितना वैल्यू तक लेता है, सिर्फ 2 वैल्यू ही लेता है। डेसिमल के बाद कितना वैल्यू लेता है, ओनली 2 वैल्यूज, यस, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हमारा वैल्यू तो इतना बड़ा आ रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो करेगा। लेकिन जब हमको रिजल्ट डिस्प्ले कराना है वहां पे हम उसको बाउंड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कि हमको सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू चाहिए, ओके। तो उसको कैसे प्रिंट कराएंगे, देखिए सारा प्रोग्राम एकदम ध्यान से देखना है अच्छे से। /n/n, अब मान लीजिए कि हमको कराना है वैल्यू b का, द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, ठीक है, परसेंट, डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक कराना है, सिर्फ 2 प्लेस के बाद, ठीक है। तो लिखेंगे परसेंट के बाद .2f, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे b। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। %f लिखा था पहले, अब जिसकी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक वैल्यू लेना है, तो सबसे पहले लिखेंगे डेसिमल, उसके बाद कितने डिजिट तक, तो 2 डिजिट, तो 2 लिख दिया और उसके बाद लिख देंगे f, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्ट सी, कंपाइल कर लेते हैं इसको, इसके बाद यहाँ पे रन कराते हैं। आ गया ना, कितना आ गया 76.35। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा है 76.34678, जब हमने डेसिमल के बाद 2 वैल्यू ली तो क्या हो गया 34 आना चाहिए था, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 35 आ गई। देखिए 35 इसलिए आई है क्योंकि उस जब हम बाकी जो लास्ट के जो वैल्यूज हैं उसको जब हम डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 के बाद क्या है 6 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए वो एक राउंड ऑफ वैल्यू लेकर के वो डिस्प्ले कर देगा आपको, ठीक है। अब इसी की जगह पे अगर मान लीजिए कि .2 के जगह पे सपोज कीजिए हम .3 लिख देंगे, तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा 76.347 आएगा। एक बार कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल कर लिया और यहां से रन करा लिया, आ गया ना 76.347, ओके। समझ में आ गया सबको।
तो इस तरीके से आप ये को लग रहा होगा कि जो भी हमारे पास फ्लोट वैल्यू है उस पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल हो सकता है, जितना वैल्यू हम चाहें उतना हम डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज, अगर जितने भी लोग साइंस के अगर स्टूडेंट हैं, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि सारे लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स के अंदर में एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट एंड मंटीसा फॉर्म, होता है ना। जैसे लिखते हैं ना 6.25 इंटू 10 का पावर 2। ओके, तो इस तरीके का अगर वैल्यू अगर आपको दिखाना है, यानी कोई भी फ्लोट वैल्यू है, जैसे 76.34678, इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट एंड मैंटीसा के फॉर्म में। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? ओके, तो उसके लिए देखिए एक और एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोनेंट एंड मैंटीसा फॉर्म, ठीक है, इक्वल टू, इसके लिए लिखते हैं परसेंट ई। क्या लिखेंगे? परसेंट ई। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी एक्सपोनेंट एंड मैंटीसा फॉर्म होगा वो हमेशा किसका होगा? किसी फ्लोट वैल्यू का होगा, ठीक है। कॉमा किया, वैल्यू क्या नाम है उसका, फ्लोट का, वेरिएबल का बी, यहाँ पे लिख दिया बी। ओके, फिर कंपाइल कराते हैं और यहां से रन कराते हैं। देखिए आ गया ना, ये है 7.634678 ई प्लस 0 का पावर n। तो ई का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना होगा? 10, 10 का पावर 1, ठीक है। तो 10 का पावर 1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.6 से वो वैल्यू कितना बढ़ जाएगा? 76 हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू कितना आ जाएगा? 76.34678। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्लोट वैल्यूज को हम किन किन फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला जो हमने ये यहाँ पे जो कोड लिखा था, ये कोड किसके लिए है? ये सिर्फ है नॉर्मल फॉर्म के लिए, यानी जिस तरीके से हमारा वैल्यू है उसी फॉर्म में हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। दूसरा जो हमने कोड लिखा था वो किसके लिए लिखा था? कस्टमाइज के लिए। कस्टमाइज का मतलब क्या है कि जित जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्लियर है? और तीसरा जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक फ्लोट वैल्यू को हम कितने तरीके से उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। पहला क्या था? नॉर्मल फॉर्म, दूसरा क्या है? कस्टमाइज फॉर्म, और तीसरा क्या है? साइंटिफिक फॉर्म। क्लियर है? नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे? परसेंट एफ यूज करेंगे। कस्टमाइज फॉर्म अगर यूज करना है तो डेसिमल के बाद जितना भी वैल्यू देना है वो डेसिमल पॉइंट लेकर के, और जो भी हमको वैल्यू देना है वो दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सपोनेंट एंड मैंटीसा फॉर्म, इसके लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पे परसेंट एफ के जगह पे क्या लिख देंगे? परसेंट ई। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ही फ्लोट को डिस्प्ले करने के एक तरीके के 3 अलग अलग फॉर्म है, नॉर्मल, कस्टमाइज और साइंटिफिक। क्लियर है? ओके, अब इसके पहले हमने एक और चीज देखी थी कि जहां पे आपको ये चीज याद नहीं करना होगा कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स कितने कितने तरीके के, कितना मेमोरी एलोकेट करेंगे, यानी हाउ मेनी बाइट्स दे रिक्वायर टू फॉर देयर मेमोरी। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइज ऑफ ऑपरेटर, दिख रहा है, साइज ऑफ ऑपरेटर लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल का नाम है उसको डाल देंगे वहां पे, और वो वैल्यू प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का अगर हमको साइज निकालना है तो किसके थ्रू निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द हाउ मेनी बाइट्स दे रिक्वायर्ड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो आपने ये देख लिया इंटीजर, फ्लोट। एक कैरेक्टर का भी बता देते हैं, कैरेक्टर को कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे। यहीं पे एक करा देते हैं, प्रिंट एफ। ओके, अब मान लीजिए कि कैरेक्टर को हमको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए कैरेक्टर, कैरेक्टर इक्वल टू, कैरेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे? परसेंट सी, परसेंट सी लिख दिया। और यहाँ पे कैरेक्टर का वेरिएबल का नाम क्या है? कैर के बाद क्या लिखा है हमने? सी एच, यहाँ लिख देंगे सी एच, ठीक है। कंपाइल कर दिया यहाँ से और यहाँ से रन करा दिया।
देख रहे हैं ना, कैरेक्टर में 1 दिख रहा है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे एक बार माइंड से निकाल दीजिए कि जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है ABCD किसी का नाम, इस तरीके का कैरेक्टर नहीं होता है। कैरेक्टर के अंदर में 1 2 3 भी, यानी वैसा कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल सिंबल, किसी को भी अगर हम सिंगल कोट में डालते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है? एनीबॉडी अंडरस्टैंड? हेलो? हाँ सर, समझ ओके, गए। वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब दूसरा एक प्रोग्राम आपको मैं बता रहा हूँ। इंट ए, अगर इंटीजर लेते हैं और उस इंटीजर के थ्रू, जैसे आप लोग को ये बताया जाता है ना हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, आप लोग पढ़ते भी होंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर में, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हमारे पास सिंपली अगर हम डेटा लिख रहे हैं, जैसे एक वेरिएबल लिखा हुआ है इंट 828, ठीक है? इसको एक बार मैं सेव कर दे रहा हूँ, एक बार सेव एज ए data1.cpp। ओके, यहां से इसको फाइल सेव एज कर देते हैं data2.cpp, ठीक है? अब इसमें मैं चेंज करूंगा, ठीक है? अब हमारे पास सपोज कीजिए इंट A 128 है, ठीक है? अब हमें अगर सपोज कीजिए कि इसको किस में चेंज करना है, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, ठीक है? तो आप ये सोचेंगे कि एक लंबा चौड़ा कोड लिखना होगा, जैसे आप पढ़े भी होंगे वाइल लूप के थ्रू या और किसी टूल्स के थ्रू, आप उसके लिए पूरा का पूरा एक कोड लिखते हैं, ठीक है? हाँ, कोड इसलिए आपको बताया जाता है कि आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये चीज करना हो कि डायरेक्टली हम 128 को सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर में हम उसको कैसे चेंज कर दें, ठीक है? किसमें? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखते हैं। देखिए, अगर किसी भी डेसिमल नंबर है, यानी जो भी आपके पास इंटीजर वैल्यू है, अगर उसको हमें किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में, तो हमारे पास एक सिंपल सा टूल है। वो कौन सा टूल है? लिखने का सिर्फ तरीका चेंज होगा। यहाँ पे लिखते हैं /n, लिख देते हैं ऑक्टल, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू ऑफ किसका? %d इज इक्वल टू, या इक्वल टू लिख देते हैं सिंपली, इसके बाद लिखते हैं %o, o का मतलब हो गया ऑक्टल। ओके, यहाँ पे कॉमा। अब ये जो %d लिखा है वो किसके लिए है? a के लिए। और ऑक्टल में जिसको कन्वर्ट करना है वो किसको करना है? उसको भी a को करना है। हो गया? अब यहाँ पे एक बार कंपाइल कराते हैं, हो गया? तो यहाँ से रन कराते हैं, क्या आ गया? ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 128 इक्वल टू 200 यानी 200। सही है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 है, इसका मतलब जो जीरो का वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का पावर 0 से। फिर जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का पावर 1 से, ठीक है? और फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का पावर 2 से। इसको मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ आपको एक बार, जिनको नहीं अगर क्लियर हो रहा है उनके लिए है। जनरली देखिए होता क्या है, ऐसे मान लीजिए कि 128 है, ठीक है ना? इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ठीक है, तो 128 में है, इसका वैल्यू कितना आ गया? 800, यही आया है ना? अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? तो सबसे टू पहले, डबल जीरो आया था सर। हाँ सॉरी, हाँ 200 आया था, गुड। 200। अब इसको चेक करना है तो क्या लिखेंगे? 2 × 8 पावर 2, यही होगा, प्लस 0 × 8 पावर 1, ठीक है? प्लस 0 × 8 पावर 0। क्लियर है? अब जैसे 2 × 8 का पावर 2, तो 8 का पावर 2 कितना होता है? 64। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 128। क्लियर? फिर 0 × 8 का पावर 1, तो 8 का पावर 1 का वैल्यू कितना होगा? 8 ही होगा। और 8 × 0 कितना होगा? 0 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू आएगा 0, और सारे को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 128। क्लियर है?
समझ में आ गया सबको? तो इस तरीके से आपने ये देखा कि एक सिंपल सा हमारे पास वैल्यू है जो कि इंटीजर में है, और उस वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्टल में। और ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे कर दिया? सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया? परसेंट ओ, यानी ओ का मतलब हो गया कि जो भी हमारा डेसिमल वैल्यू होगा वो किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा? वो ऑक्टल में। क्लियर है? ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल के लिए देखिए प्रिंटफ स्लैश एन, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंट डी कॉमा इक्वल टू, हेक्साडेसिमल के लिए क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, परसेंट एक्स, सिंपली एक्स लिख दिया। अब यहां लिख देंगे ए कॉमा ए। ठीक है, समझ में आ गया? ऑक्टल के लिए क्या लिखा था? परसेंट ओ, और हेक्साडेसिमल के लिए क्या लिख दिया? परसेंट एक्स। कंपाइल करते हैं यहाँ पे। एरर्स, एरर्स क्यों आ रहा है? देखिए क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? एक्सप्रेशन सिंटैक्स। एक्सप्रेशन सिंटैक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे तो डबल कोट मैंने लगाया, उसके पहले भी एक डबल कोट लगाया है ना, ये डबल कोट नहीं लगेगा। क्लियर है? पूरा जो हमारा स्टेटमेंट है एक डबल कोट के अंदर में आ गया है। ठीक है, अब जो आप करेंगे तो उसमें एरर शो नहीं करेगा। हो गया ना एरर इंप्रूव? अब यहाँ पे रन कराते हैं। देखिए कितना आ गया? 80, 80। ठीक है, अब 80 आया है अगर, तो क्या कैसे आएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आया है 80। 80 क्या है? इट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 128। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 80 जो है, इसका जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 8 इंटू क्या होगा? हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, और यहाँ पे लिख देंगे पावर क्या? 1। क्लियर? फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 0 है तो 0 इंटू, फिर क्या लिखेंगे? 16, उसके बाद क्या लिखेंगे इसके पास? पावर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो 8 इंटू 16 का पावर 1, तो किसी भी वैल्यू का पावर 1 कितना होता है? सेम वैल्यू होगा, यानी 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 128। ओके, नेक्स्ट है 0 इंटू 16 का पावर 0, तो 16 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? कोई भी वैल्यू हो उसका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। लेकिन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया? 0। तो क्या रिटर्न कर रहा है? 128। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी एक सिंपल इंटीजर वैल्यू को हम सिर्फ एक लाइन के कोड में हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन ऑक्टल फॉर्मेट और हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट, बाइनरी में सर यूज नहीं होगा? नहीं नहीं, बाइनरी के लिए फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, जो चीज यहाँ पे बना हुआ है उसकी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ओके। तो परसेंट ओ परसेंट एक्स ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल को लेकर के हम उस पर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू सेव एज डेटा 3.cpp। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट चीजें हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब थोड़ा सा यूजर से वैल्यू लेना देखेंगे। ठीक है ना, यूजर से हाउ टू इनपुट द वैल्यू बाय द यूजर। ओके, जैसे यहाँ पे लिखते हैं इंट ए। ओके, फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर स्क्रीन, सिर्फ एक वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं अभी। कभी भी कोई भी यूजर के थ्रू इनपुट कराना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंटफ। ओके, प्रिंटफ फंक्शन। तो जो प्रिंटफ फंक्शन है वो किसके अंदर में डिफाइन है? stdio.h के अंदर में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ। इसका सिंटेक्स क्या है? जो भी चीजें लिखेंगे डबल कोट में लिखेंगे। जो भी हम डबल कोट में लिखेंगे वो आपके क्या होगा? जो भी आपका स्क्रीन होगा, आउटपुट स्क्रीन, उस पर डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्लैश इंटर ए नंबर।
ओके, यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आप देखना, स्लैश टी मैंने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे दो एस्केप सीक्वेंस यूज कर लिया मैंने। एक स्लैश एन किसके लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है, और दूसरा जो होता है स्लैश टी वो किसके लिए होता है, टैब के लिए होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर में टैब जो की होता है ना, टैब दबाने पे देखते हो कि एक स्पेस ले लेता है, लंबा स्पेस, उसी तरीके से ये स्लैश टी जब देंगे तो एक लंबा स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा, इंटर ए नंबर, ठीक है। तो यानी दैट मीन्स की यूजर क्या करेगा, कोई किसी एक नंबर को इनपुट करेगा। तो जब नंबर को इनपुट करेगा तो वो नंबर कहाँ पे जाकर के स्टोर होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए स्कैनफ किस तरीके का वैल्यू है, डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, परसेंट डी, ओके, कॉमा, ठीक है। अब क्या है ए, तो ए में यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस ऑफ ए। अब ये भी हम बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेफरेंस, ठीक है। परसेंट डी, उसके बाद जो भी वेरिएबल आपको जिसके अंदर में वैल्यू स्टोर करना है उसके लिए क्या लिख देंगे, परसेंट ए, एम परसेंट बोलते हैं इसको, एम परसेंट यहाँ पे लिख देते हैं, AMPERSAND, एम परसेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले कराते हैं, तो फिर डिस्प्ले कराना होगा तो क्या करेंगे, फिर प्रिंटफ यूज करेंगे, स्लैश एन देते हैं द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए, ठीक है। सिंटेक्स क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट ए, ठीक है। इसको यहाँ पे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्लियर स्क्रीन किया, प्रिंटफ में आया, इंटर ए नंबर, स्लैश एन यूज किया न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी क्या करेगा, एक टैब स्पेस ले लेगा, जो भी हम वैल्यू देंगे उस वैल्यू को रीड करेंगे, यानी उसको मेमोरी लेने के लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनफ। स्कैनफ में चूंकि ये इंटीजर को हम ले रहे हैं तो परसेंट डी लेंगे, और इंटीजर किस में स्टोर हो रहा है, ए में, तो कॉमा लिखने के बाद लिखेंगे एम परसेंट ए, ठीक है ना। इसके बाद स्टोर हो गया ये, उसके बाद वैल्यू को अगर हम स्टोर कराएंगे और इसको डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले कराने के लिए हमने लिखा है द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी ए, यानी जो भी ए की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपाइल किया, यहाँ पे रन किया, इंटर द नंबर, मान लीजिए दे दिया 78, आ गया वैल्यू 78, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आप ये सोच रहे होंगे कितना छोटा सा प्रोग्राम, सिंपली एक नंबर इनपुट कर रहे हैं और एक डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस प्रोग्राम को लिखने का मोटो थोड़ा सा अलग है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अल्ट सी कंपाइल, फिर इसको रन कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं 32767, आ गया, ले रहा है, फिर यहाँ पे ले रहे हैं रन, यहाँ लिखते हैं 32768, वैल्यू किस में आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो 32767 तक वैल्यू तो एकदम सही हो रहा था, वैल्यू डिस्प्ले भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक से वैल्यू इंक्रीज कर गई उसका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो कंडीशन है इट इज नोन एज द ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जो हमारा इंटीजर है, ठीक है ना, ये जो इंटीजर है ए, इसका रेंज जो होता है, रेंज दैट मीन्स कि कहां तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, 32768 टू प्लस 32767, क्लियर है। दैट मीन्स कि अगर इसके अंदर में, ठीक है ना, इतने अंदर, इसके अंदर तक की वैल्यू अगर हम उसमें डालेंगे तब तक वो सही काम करेगा, लेकिन जैसे ही इससे एक भी वैल्यू अगर एक्सीड कर जाएगी तब हमारा वैल्यू क्या होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन वो वैल्यू जो जो डिस्प्ले कराएंगे वो डिस्प्ले गलत वैल्यू कराएगा, ठीक है। तो अगर डिस्प्ले अगर गलत वैल्यू कराएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर सपोज कीजिए कि कोई ग्लास है, ठीक है, अगर ग्लास का जो सपोज कीजिए कि उसकी साइज है 200 ml, यानी 200 ml को स्टोर कर सकता है वो, ठीक है। तो अगर आप रिक्वेस्ट आप वहां पे भेज रहे हैं तो उसमें आपका क्या होगा,
अगर मान लीजिए कि 200 है और उसमें 300 ml अगर आप उसमें डाल रहे हैं पानी, तो क्या होगा, 200 ml तो स्टोर हो जाएगा, 100 ml क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जो बाहर चला गया, ठीक है ना, तो उसका तो कोई यूज नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जो वेरिएबल की एक कैपेसिटी होता है, उस वेरिएबल के अंदर में उतना ही कैपेसिटी का वैल्यू स्टोर कर सकता है। उससे अगर हम ज्यादा वैल्यू देंगे तो वो क्या कर देगा, वैल्यू तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो क्या देगा, एक गार्बेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यस। तो अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि अगर हम, आप ये सोच रहे होंगे तो सर इंटीजर जो है वो बेसिकली इतने ही रेंज तक काम करेगा, क्योंकि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर के अंदर में सिर्फ ऐसा दुनिया में थोड़ी वैल्यू है कि जो 32,767 तक की सारा चीज कैलकुलेट हो, नहीं। तो इसके लिए इंटीजर जो है उसको, इंटीजर को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। इंटीजर्स के लिए एक सिंपल एक वर्ड फाइल बना लेते हैं, वहां पे आपको ये चीज बता देंगे। देखिए, जो हमारा इंटीजर है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ सपोज कीजिए, ओके, यहाँ पे अगर सपोज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ले सकते हैं क्लोज। जो हमारा सबसे पहले इंट इंट हो गया, इसका मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। विजिबल है सबको? यस। यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन सा पार्ट्स होगा उसमें आपको देखना है। एक जो होगा सिंपली शॉर्ट शॉर्ट इंट, ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा इंट, और तीसरा जो होगा वो होगा लॉन्ग इंट। ये 3 चीजें होंगी। एक हो गया आपका शॉर्ट इंट, दूसरा हो गया इंट, और तीसरा हो गया लॉन्ग इंट। ठीक है, शॉर्ट इंट जो होता है वो कितना बाइट मेमोरी लेगा ये देखना है। शॉर्ट इंट लेगा आपका 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट मेमोरी। इंटीजर के बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रोग्राम में देख चुके हैं, कितना बाइट लेता है, 2 बाइट। और लॉन्ग इंट जो लेगा वो कितना बाइट लेगा, 4 बाइट। क्लियर है? 1 बाइट का मतलब कितना होता है, 8 बिट्स। क्लियर? यहाँ पे देखिए, 1 बाइट का मतलब हो गया 8 बिट्स। 2 बाइट का मतलब कितना हो गया, 2 बाइट का मतलब हो गया 16 बिट्स। ठीक है, और 4 बाइट का मतलब कितना हो गया, 32 बिट्स। ठीक है ना? तो ये बेसिकली है शॉर्ट इंट का, इंट का और लॉन्ग इंट का। अब बात आती है कि रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो रेंज निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। रेंज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, फॉर्मूला होता है 2 पावर n-1। ठीक है, 2 प्लस 2 का पावर n-1 और -1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स।
क्लियर है? तो यहाँ पे सब समझ लीजिए कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है, जनरली हम लोग रेंज, अभी आपको मैंने स्लाइड्स में भी दिखाया था कि उसको हम लोग याद कर रहे थे कि उसका रेंज होता है जैसे -3 to 7 है, किसी का रेंज कुछ है। तो ये चीज, सारा चीज हमको एक बार में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि आप इजिली उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं शॉर्ट इंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालेंगे, फिर उसको टेबल में जाके हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे रेंज ऑफ शॉर्ट इंट, ठीक है, रेंज ऑफ शॉर्ट इंट। तो जो शॉर्ट इंट है इसका रेंज का फॉर्मूला क्या है, -2 का पावर n-1 टू प्लस 2 का पावर n-1 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। तो जो मेमोरी जो है शॉर्ट इंट का वो कितना है, 1 बाइट। उस 1 बाइट को अगर हम बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 बिट्स, ठीक है ना। अब उस 8 बिट्स को, यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला के अंदर में n के जगह पे हमें क्या वैल्यू स्टोर करना है, 8 को स्टोर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए -2 का पावर n-1, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 8। यस, गुड गुड, 8 है। तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8-1 दैट इज 7, गुड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 का पावर 7, 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर n-1 फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और -1, ठीक है। अब -2 का पावर जो 7 होता है वो कितना, 2 का पावर 7 कितना होता है, 128 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -128 टू प्लस 127, क्लियर है। तो जो हमारा शॉर्टेंट का वैल्यू है उसका कितना रेंज होना चाहिए, -128 से लेकर के +127 तक, गुड। अब चलिए हम इसको रेंज में एक बार चेक करते हैं, इसको जो टेबल हमारे पास था यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं ना, -128 यहाँ पे देखिए, ठीक है, देख रहे हैं ना, अगर 1 अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, -128 से लेकर कितना आ गया, +127 तक, क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, ये एक रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब सपोज कीजिए कि हमको 2 बाइट पे देखना है, 2 बाइट, तो 2 बाइट के केस में इसी फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है, 16, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, और यहाँ पे भी क्या बच जाएगा आपका, 15, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का पावर 15-1 जब करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 15 करेंगे तो निकलेगा 32768, और यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, और एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 32767, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज आपको बताया कि ये सारे फॉर्मूला जो हैं आपको, देखिए रटना अलग चीज है, लेकिन आपको अगर किसी ने पूछ दिया कि इसका वैल्यू आता कैसे है, तो आप इस चीज को लेकर के क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लियर है। शॉर्ट एंड कितना ले रहा है, 1 बाइट, इंटीजर कितना ले रहा है, 2 बाइट, और लॉन्ग एंड क्या लेता है, 4 बाइट, क्लियर है। तो ये जो देखिए, ये जो मैंने रेंज जो बता रहे हैं, इस रेंज के अंदर में आप देख रहे होंगे कि निगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड है और पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक तो है बोल सकते हैं इंट, और एक और चीज क्या बोल सकते हैं, साइंड Signed। इंट, गुड, साइंड इंट, क्लियर है। अब इसी चीज को अगर अनसाइंड में लेकर के अगर हम चल रहे हैं, किस में लेके चल रहे हैं, अनसाइंड में, तो अनसाइंड में क्या होगा कि वहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो अनसाइंड के लिए एक भी बता देते हैं किस तरीके से रेंज का फॉर्मूला होता है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होगा, रेंज फॉर अनसाइंड, ठीक है ना, अनसाइंड, अनसाइंड का मतलब ये हो गया ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, यस। अब इसका भी एक फॉर्मूला हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू
ये होगा हमेशा 0 से स्टार्ट, ठीक है। 0 टू क्या होगा यहाँ पे 2 का पावर, ठीक है, n, 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, अगर हम 1 लेते हैं, साइंड इंट की बात करते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट वाले का, ठीक है। शॉर्ट में क्या है, अनसाइंड शॉर्ट, अगर मान लीजिए अनसाइंड शॉर्ट, अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू, पहले क्या होगा 0 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर n की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है, 8 माइनस 1। अब 2 का पावर 8 कितना होता है 56 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 255, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 0 to 255 समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट टाइम जो मैंने निकाला था आपका इसका रेंज, अनसाइंड साइंड का, ऊपर लिख दे रहे हैं, साइंड का, साइंड शॉर्ट का, सपोज कीजिए रेंज मैंने क्या निकाला था -128 टू +127, यही निकाला था ना, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया 0 to 255, इसमें कुछ आप लोग को ट्रिक दिख रहा है क्या? इसमें ट्रिक यही है कि अनसाइंड में हमेशा का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो तो 0 होगा। अब हमको लास्ट वैल्यू देखना है, तो लास्ट वैल्यू के लिए देखिए, इस 128 और 127 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 255 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 to 255, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं रेंज ऑफ, यहाँ पे इंटीजर का निकाला था ना यहाँ पे, ये तो रेंज ऑफ इंटीजर क्या था -32,768 से 32,767, ठीक है। अगर इसी को हम लेकर के, ये तो किसका था साइंड का था, अनसाइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस 0 से स्टार्ट होगा और इस दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0265535, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया साइंड इंट का रेंज, ये हो गया, और अनसाइंड इंट का रेंज क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स का अलग अलग आप लोग क्या कर सकते हैं, रेंज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि डेटा टाइप्स के अंदर में जो हम लोगों ने देखा था, डेटा टाइप्स के 3 पार्ट्स, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव में हम लोगों ने सारी चीजें आज डिस्कस कर ली, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, डबल, ठीक है। इंटीजर में मैंने आपको ये भी बताया कि इंटीजर को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर शॉर्ट इंट है, इंटीजर है और लॉन्ग इंट है। फ्लोट को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा होगा, फ्लोट, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ओके। फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, फ्लोट कितना बाइट लेगा 4, डबल कितना बाइट लेता है 8, और लॉन्ग डबल कितना लेता है 10। ये सारी चीजों को हम किससे भी निकाल सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल है, जो इस टेबल के अंदर में आप ये देख सकते हैं कि कौन सा जो आपका डेटा टाइप है कितना बाइट मेमोरी ले रहा है, और उसके लिए एक क्या क्या स्पेसिफाइड रेंज है, और उसको अगर हमको स्कैन करना है या वैल्यू को रीड करना है तो उसके लिए हम क्या क्या फॉर्मेट यूज करेंगे। जैसे अभी तक जो हमने यूज किया है, %d यूज कर लिया आपने, %c, %d किसके लिए यूज करते हैं, इंटीजर के लिए, %c किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, %f किसके लिए होता है, फ्लोट के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की ये सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की है, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हम लोग का सेशन रहा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही रहा, जहां पे हम लोगों ने ये देखा है कि क्या क्या किन किन चीजों का क्या क्या डेटा टाइप्स होता है, उस डेटा टाइप्स के अंदर में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रेंजेज ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। अगर हमको रियल लाइफ के अंदर में काम करना है तो हम इंटीजर के अलावा फ्लोट पे भी काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हमने आज डिस्कस किया, ओके। तो आज हम लोग का सेशन आज यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जिन लोगों का अगर जो आज प्रॉब्लम हो रहा है 2-3 लोगों का, उन लोगों को वीडियो भी आज शेयर किया जाएगा। स्टार्टिंग का जो 2 दिन था उसमें कोई टेक्निकल इशू के चलते वो वीडियो नहीं हो पाया था, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शेयर नहीं किया है। लेकिन फर्स्ट डे का जो वीडियो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो हम आपको सेंड कर देंगे। और एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड?
Okay, everything is okay? Yes, sir. Okay. Okay. Thank you.